So कल we covered in-out category के tools which allow us to import and export data into and out of Alteryx. इन tools में कोई doubt है या we can move forward? सर फर्स्ट क्लास है मेरी। I would suggest आप recording देखो and then join the class next week दिस onwards. दिस इज सेकंड वन। या ये second class है। ओके सर। Yes guys, कोई doubt है कल के session से? Cool, I think no response, so कोई doubt होगा नहीं। Okay, so आज we are going to start with the preparation category. इन आउट कैटेगरी में जैसे जो टूल्स थे उनका काम था कि आप डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रेपरेशन कैटेगरी के थ्रू यू कैन परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑन योर डेटा जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑल्टेक्स में। सो इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप देखोगे टूल पैलेट में देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स इन द प्रेपरेशन कैटेगरी। बट अगेन हम सारे टूल्स कवर नहीं कर रहे बिकॉज मोस्टली सारे के सारे यूज होते नहीं है एंड we'll be covering the most important ones. सो स्टार्टिंग विथ पहले आपका टूल आता है फॉर्मूला टूल। सो आप लोग सुपर स्टोर का डेटा इंपोर्ट कर लो, ऑर्डर्स टेबल, एंड अटैच अ फॉर्मूला टूल टू योर इनपुट डेटा टूल। एंड एक बार चैट पे अपडेट कर देना वंस दैट्स डन। राइट, सो फॉर्मूला टूल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो अभी आपके लिए ब्लैंक होगी। सो यूजिंग द फॉर्मूला टूल आप अपने डेटा सेट में नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपका इंटरफेस। राइट, सो इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं एक बार वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्टली आपका आता है, एक तो आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा कि आपको कौन सा कॉलम या तो मॉडिफाई करना है या फिर नया कॉलम बनाना है, एंड सो यू कैन डू दैट यूजिंग दिस ड्रॉप डाउन। देन आपके पास ये वाइट स्पेस आती है जिसमें आप अपनी एक्सप्रेशन लिखते हो, सो एनी फॉर्मूला कि आपको किस तरीके से अपना कॉलम की वैल्यूज बनानी है, एंड यू हैव अ लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। तो ऑल्ट्रिक्स में जो भी फंक्शंस अवेलेबल है वो आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप एक्सप्रेशन एडिटर में यानी ये वाइट वाली स्पेस पे कोई भी फॉर्मूला लिखना शुरू करते हो, सो इसमें आपका इंटेलिजेंस आ जाता है खुद से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेन्स फंक्शन लिखना चाहता हूँ, सो मेरे पास इंटेलिजेंस आ जाएगा यहाँ पे, एंड व्हेन आई हॉवर ऑन इट तो ये मुझे बता देगा इसका सिंटैक्स क्या है। सो कंटेन्स में हमें एग्जैक्टली कैसे काम करना है। सो एक बारी लेट्स जस्ट डिस्कस एन गेट एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और ये सिंटैक्स कैसे रीड कर सकते हैं हम लोग। सो ऑल्ट्रिक्स में जो आपकी फंक्शन लाइब्रेरी है ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कि हर एक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सो आपका पहला आता है लेट्स से डेट टाइम कैटेगरी। सो डेट टाइम कैटेगरी में वो सारे फंक्शंस हैं जो डेट टाइम वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं। सो यूल नोटिस कि इस फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट जा रही है उसमें हर बारी आपकी आर्ग्यूमेंट dt की तरह स्पेसिफाई हो रही है क्योंकि ये सिर्फ डेट टाइम वैल्यूज पे काम करता है, ये स्ट्रिंग या न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम नहीं करेगा। हर बारी जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो इट हैज टू बी अ डेट और डेट टाइम वैल्यू। लाइकवाइज आपका एक लेट्स से यू हैव
you have a lot of string functions. So string functions आप देखोगे जो आपका पहला आर्ग्यूमेंट जा रहा है, that is always a string value, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज पे ही काम करता है, न्यूमेरिक या डेट टाइम वैल्यूज पे काम नहीं करता. एंड व्हाट अदर फंक्शंस यू, मोस्टली आपकी यही फंक्शन से काफी काम हो जाता है. एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे की क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल डिस्कस मोर एंड मोर ऑफ दीज फंक्शन. सो एक साथ ऐसे इनको पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू नीड टू अप्लाई देम एंड लर्न इट. सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज. सो आप यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन एडिटर में कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो. एंड अगर आपको कोई एक्सप्रेशन डिलीट करनी है, जैसे मुझको अगर ये वाली हटानी हो एक्सप्रेशन, आई कैन क्लिक ऑन दिस बिन या ट्रैश बटन. सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने डेटा सेट में दो कॉलम्स ऐड कर लेते हैं. फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर प्रॉफिट मार्जिन एंड एक हमारा कॉलम है फॉर डिस्काउंट अमाउंट. ठीक है. सो आई विल जस्ट सिंपली राइट प्रॉफिट मार्जिन का मेरा जो एक्सप्रेशन होगा, दैट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. एंड मेक श्योर कि आप जब भी कॉलम बना रहे हो तो कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दो. सो कैसे करेंगे ये कि एक नया कॉलम बनाने के लिए सिंपली ऐड कॉलम और उस कॉलम का एक नाम असाइन कर. ऑल्सो इस कॉलम को यूजेबल बनाने के लिए, जैसे इसमें जो वैल्यू आएगी, इट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं. तो हमें जैसे लेट्स से ये निकालना हो कि एवरेज प्रॉफिट मार्जिन क्या है या टोटल प्रॉफिट मार्जिन क्या है इन सम रीजन एंड सो ऑन, तो हमें इस वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो खुद से स्पेसिफाई करना होगा. सो प्रॉफिट मार्जिन फिल्टर क्यों लगाया है? फिल्टर सॉरी ये कौन सा रूप है जो भी तुमने लगाया, कौन सा फॉर्मूला 2. फॉर्मूला तो पहले करेक्ट करना पड़ेगा ना इनको तो. यस. सो इसको यूजेबल बनाने के लिए, ताकि ये नंबर की तरह काम करे, हम इसका डेटा टाइप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. सो सिंस ये डेसिमल वैल्यू है, हम इसको डबल कर देंगे. और लेट मी नो इन द चैट जब ये दोनों फॉर्मूलाज हो जाएं, देन वील मूव फॉरवर्ड. डबल का क्या मतलब है? डबल का मतलब है डेसिमल नंबर्स. राइट. सो इसमें एक चीज हमने, आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे कि डिस्काउंट अमाउंट जो कॉलम है, उसका मैंने जो डेटा टाइप रखा है, दैट इज फिक्स्ड डेसिमल, नॉट डबल. सो आपके मोस्टली जो डेटा टाइप्स होते हैं ऑल्ट्रिक्स में, यू हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, डेट टाइम डेटा टाइप्स, और एक बूलियन डेटा टाइप. सो स्ट्रिंग वाली स्ट्रिंग जो डेटा टाइप्स होते हैं, उनके साइज आप कस्टमाइज कर सकते हो. साइज. न्यूमेरिक में आपके जो डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि यू हैव इंट के बहुत सारे डेटा टाइप्स, आई थिंक 4, 8, 16. फिर आपका आई थिंक एक डबल आता है और एक. सो न्यूमेरिक में आपके जो डेटा टाइप्स हैं, उसमें आप इंट आता है, डबल और फिक्स डेसिमल. सो इंट और डबल के केस में जो साइज रहता है इनका फिक्स्ड रहता है. राइट. कल हमने सेलेक्ट टूल में देखा था कि इनका साइज हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे थे, जो भी इंट या डबल डेटा टाइप वाले कॉलम्स होते हैं. बट इन केस ऑफ फिक्स डेसिमल, आप अपने वैल्यू का साइज स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपके कितने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे एंड सो ऑन. सो इसके आपके दो पार्ट्स होते हैं.
यू विल नोटिस यहाँ पे फॉर्मूला टूल में जैसे आप फिक्स डेसिमल चूज करोगे डेटा टाइप, तो इसका साइज का दो ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रिसिजन और स्केल। सो ये आई गेस एसक्यूएल में भी सेम ही काम करता है, प्रिसिजन और स्केल की वैल्यू मतलब डेफिनेशन। सो प्रिसिजन बेसिकली क्या, सॉरी प्रिसिजन क्या कंट्रोल करता है कि आपके ओवरऑल जो पूरी वैल्यू है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, स्केल आफ्टर यस, स्केल कंट्रोल करते हैं कि आपका ये डेसिमल पॉइंट कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो नंबर ऑफ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वैल्यू लिखते हैं 3.14, ठीक है, अब इसमें सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो देयर आर 7 डिजिट्स इन दिस, तो टोटल इसमें आ रहे हैं मेरे पास 7 डिजिट्स। ये हो गया मेरा प्रिसिजन। स्केल हो गया 6। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हर बारी मेरे जो डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू है वहां पे एक ही डिजिट रहेगा, बाकी सारे डिजिट्स विल गो आफ्टर माय डेसिमल पॉइंट। ठीक है, लेट मी नो इन द चैट कोई डाउट है अगर। सर डबल और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? इंटीजर में आपके होल नंबर वैल्यूज रहते हैं, जैसे उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। डबल में आपके डेसिमल वैल्यूज होते हैं। ओके। राइट, सो आपका एक तो स्ट्रिंग है कि इसका साइज कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यूमेरिक में जो आपकी डेटा टाइप्स हैं इंट एंड डबल, इनका साइज फिक्स रहता है, वी कांट चेंज देम। बट जो फिक्स्ड डेसिमल डेटा टाइप है उसका साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं। डबल में क्या साइज किसका 8, 8 और आगे उसमें कितने भी आ सकते हैं मतलब डेसिमल रेसिस। डेट टाइम में आपके 3 डेटा टाइप्स होते हैं। सो 4 और 5 सॉरी, डेट, टाइम, डेट, टाइम, वो 3 ही होता है। सो यहाँ डेट जिसमें सिर्फ इन इन सबका साइज फिक्स रहता है, बट ये कंट्रोल करते हैं कि आपकी वैल्यू में क्या पार्ट रहेगा। जैसे डेट में यू विल हैव ओनली डेट वैल्यूज, टाइम में यू विल हैव ओनली टाइम वैल्यू, ओनली टाइम। डेट टाइम में आपकी डेट और टाइम वैल्यू दोनों होते हैं, डेट एंड टाइम वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा टाइप डेट है किसी कॉलम का, उसमें आपको वैल्यूज दिखेंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर डेटा टाइप टाइम स्पेसिफाइड है कॉलम का, तो वैल्यू दिखेगी ऐसे। एंड इन केस ऑफ डेट टाइम ये दोनों कंबाइंड दिखेंगे आपको। सो अगेन डेट टाइम में जो आपके कॉलम्स होते हैं उनका साइज फिक्स्ड रहता है, साइज इज नॉट कस्टम सिंपल। which क्या साइज और
एक और आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है विच इज कॉल्ड बाइट। सो ये भी फिक्स्ड साइज रहता है, फिक्स साइज होल नंबर्स। और इसमें भी आपके होल नंबर्स आते हैं यानी इंटीजर नंबर्स, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज डेटा टाइप्स इज, जैसे अगर बाइट की बात करें हम लोग, बाइट में आपके 0 से लेके 255 नंबर्स ही आते हैं। एज इन अगर आपने एक कॉलम को बाइट डेटा टाइप स्पेसिफाई करा है और उसमें वैल्यू है 256, तो ये उसको नल में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर एक कॉलम को हमने बाइट डेटा टाइप असाइन करा है और उसमें वैल्यू इज -10, तो ये इसको भी नल असाइन कर देगा, क्योंकि इसमें जो अलाउड वैल्यूज हैं दे आर फ्रॉम 0 to 255 की रेंज। ठीक है, सो बाइट में आपके बाइट में आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आते एंड इसका जो रेंज है वो छोटा रहता है। इसका पॉइंट क्या है? ये टू फिजिकल वगैरह है, ये टू के बीच में क्या सब रहता है? स्पेसिफाई एज इन जैसे हमने अभी यहाँ पे डेटा टाइप डबल स्पेसिफाई करा है, अगर इसको हम बाइट कर देते तो क्या होता कि नेगेटिव नंबर जो है वो यहाँ पे नल आते इसके कॉलम के आउटपुट में, और 255 से बड़ी कोई वैल्यू अगर होगी वो भी नल में आ जाएगी। जैसे सेल्स में अगर सेल्स की बात करें, अगर हम सेल्स को बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे इंटीजर नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर। एंड अगर उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है वो नल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगेन का कोई यूज है? यूज ये है कि आप जब वर्कफ्लोज बनाते हो तो आपको ये यू हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम ना हो, तो आपको अप्रोप्रिएटली सेल तो टू को जरा हो सकती है। डेटा टाइप चूज करना होता है हर कॉलम का, सो दैट आपके हर स्टेप पे जो टेबल बन रही है वो जितना कम मेमोरी कंज्यूम करे उतना कम मतलब ऑप्टिमाइज रहे। सो बाइट कुछ केसेस में बाइट कैन हो, क्योंकि आप हो सकता है आप 255 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, या जो वैल्यूज हैं वो 255 से ज़्यादा ना हो। जैसे एज है फॉर एग्जांपल, तो एज को इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इंट हम लोग 255 बता सकते हैं। लाइकवाइज आता है आपका इंट। सो बाइट में आपकी अलाउेबल वैल्यूज, इंट में आपके जो अलग अलग वैल्यूज मतलब साइजेस हैं, इंट 4, 8, 16 एंड 64, इनका मतलब बस ये है कि सो फॉर एग्जांपल अगर इंट 4 की बात करें, इसमें -16,000 से लेके +16,000 की वैल्यू सपोर्ट होती है। सो नेगेटिव वैल्यूज आर सपोर्टेड इन इंट 4 और 16,000 तक इसमें वैल्यूज आ जाती हैं। पर लेट्स से कोई वैल्यू है 32,000 हमारे कॉलम में, और उसको हमने साइज असाइन डेटा टाइप असाइन करा है इंट 4, तो ये क्या करेगा उसको नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इंट 4 के लिए 32,000 इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। या 17,000 अगर करते हैं तो वो भी इस रेंज के बाहर आता है, तो इसलिए हम इंट 4 नहीं असाइन कर सकते यहाँ पे डेटा टाइप। लाइकवाइज आपका इंट 8 आता है, इसमें -32,000, 32, सो इसमें आपकी -32,000 से लेके +32,000 तक की वैल्यू सपोर्टेड है। इसमें लेट्स से अगर हम लोग 35,000 लिख देते हैं तो उसको नल दिखा दो। लाइकवाइज अगर -60,000 लिखते हैं तो वो भी नल में आ जाएगा। देन यू हैव इंट 8। इंट 8 में -64,000 से लेके 8 या 16? इंट हाँ सॉरी इंट 16 64 से +60, और देन यू हैव फाइनली इंट 64। इंट 64 में आपके आई थिंक कुछ -9.2 मिलियन से लेके 9.2। सो इन 64 की जो रेंज होती है उसमें ये सारे नंबर्स अलाउड होते हैं। 9.2 बिलियन।
सो इनमें बस डिफरेंस ये है कि इनका जो वैल्यूज है वो डिफर करती हैं, क्या रेंजेस सपोर्टेड है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम है, जैसे अगेन एज का कॉलम हो, तो एज हमें पता है कि कभी 255 से ज़्यादा होगी नहीं। सो टू मेक इट मोर ऑप्टिमल कि ये ज़्यादा स्पेस कंज्यूम ना करे, हम उसको एज अ बाइट डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। सो हाउ दिस वर्क्स इज, जैसे अभी हम लोग जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसमें देर आर 10,000 रोज। सो इस एक कॉलम में देर आर 10,000 सेल्स। अब जैसे अगर हम ऑर्डर आईडी का साइज देखें, ये दिखा रहे 255 आ रहा है साइज। सो मतलब इस एक कॉलम का जो साइज है दैट इज 255 इंटू 9994। उतने बाइट्स आप लगा सकते हो, बिट्स लगा सकते हो, तो उतना ही ज्यादा मतलब डेटा हैवी। और ये आप मल्टीप्लाई दैट विद ऑल द कॉलम्स दैट आर प्रेजेंट, तो आपका रो वाइज जितना रोज बढ़ती है उतना ज्यादा साइज कंज्यूम होता है। सो हर स्टेप पे वी नीड टू मेक श्योर कि हम कम से कम साइज असाइन करें हर कॉलम को, ताकि जल्दी चले प्रोसेस, ज्यादा लैग ना हो एंड एफिशिएंटली काम। So ये सारे ऑप्शंस आपके वहाँ पे आते हैं टू ऑप्टिमाइज योर वर्कफ्लो। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? क्या चीज? सर ये नोट फॉर्मूला? पैड शेयर कर देंगे क्या आप एक बार चैट पे? ये आई शेयर इट एट द एंड ऑफ द क्लास इन केस ओके, कुछ और ऐड हो तो वो भी। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ, सो फॉर्मूला टूल है। फॉर्मूला टूल के थ्रू यू कैन ऐड कॉलम्स टू योर डेटा सेट। जैसे हेलो हम हमने, सॉरी, यस। सर, जो हम ये कॉलम स्पेसिफाई जब कर रहे हैं तो इसमें जो डेटा टाइप आ रहा है वहाँ पे इंट 16, 32 और 64 आ रहा है। हाँ, आपने 4, 8, 16 और 64 कराया है, तो 32 की क्या वैल्यू आती है? जैसे 32 की इसका आई रेंज क्या आएगी? थिंक वो कर दिया होगा, शायद अपडेट करा होगा, तो नए वाले वर्जन में मे बी अवेलेबल ना हो। क्योंकि इसमें सो 16, 32 और 64 ही आ रहा है। हाँ, यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस ओनली कि यही जो हमने डिस्कस करा है, यही वाली रेंजेस आर सपोर्टेड। सर 32 में क्या आएगा? मतलब आपने 16 का तो बता दिया, 64 का बता दिया, 32 की वैल्यू नहीं बताई ना आपने। 32 में ये आ जाएगा 32,000 से लेके प्लस 32,000। देन इन 16 में 64 एंड सो ऑन एंड ये मतलब यही वाले आपके रेंजेस फॉलो होंगे। सो स्टार्टिंग विद द लोएस्ट अवेलेबल, अगर आपके सिस्टम में 8 सॉरी इंट 16 दिखा रहा है, इंट 16 में ये सपोर्ट होगा, इंट 32 में ये सपोर्ट होगा एंड सो ऑन। ओके सर, थैंक यू। यस, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग सर फॉर्मूला टू। सर यस। फॉर्मूला टूल में जब हम डिस्काउंट अमाउंट वाला सेकंड कॉलम बना रहे हैं और रन कर रहे हैं, तो सर उसके एक्सप्रेशन की डिटेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही हैं सर। एक्सप्रेशन की डिटेल्स डिलीट हो रही है मतलब? सर जब हम इसमें एक्सप्रेशन एरिया में जब हम लिख रहे हैं सर, प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम बना दिया हमने साइड बाय साइड, उसके नीचे डिस्काउंट अमाउंट का नया कॉलम जब हम ऑपरेट कर रहे हैं सर, हाँ। तो उसके अंदर जब सेल्स इनटू डिस्काउंट का ऑपरेशन लगाया सर इसके ऊपर एक्सप्रेशन पे, तो हम्म। टेबल में तो बन रहा है सर कॉलम, लेकिन वहां से एक्सप्रेशन टेबल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है सर। डिलीट तो नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ क्या कर रहे हो। या सर डिलीट नहीं, हाइड हो रहा है वो, उस पे दिख जाएगा वो, अगर उसको क्लिक कर दोगे तो। विजिबल है सर स्क्रीन। ये कोलैप्स हो गया है। अगर आप डिस्काउंट अमाउंट को एक्सपैंड करोगे तो वही दिख जाएगा आपको एक्सप्रेशन। क्लिक करो उस पर। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग फॉर्मूला टूल। फॉर्मूला टूल में आप अपने डेटा सेट में नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो, या जो पहले से कॉलम एग्जिस्ट करता है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो इसका इंटरफेस ऐसे दिखता है कि इफ यू वांट टू ऐड अ कॉलम, या जैसे आप जब फॉर्मूला टूल लगाओगे पहली बारी, इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो आप अपने कॉलम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो टू चूज अ एग्जिस्टिंग कॉलम, अगर आपको कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी है, या फिर आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऐड कॉलम। जब भी आप एक नया कॉलम बनाते हो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक कॉलम नेम दे दो, क्योंकि अगर कॉलम नेम नहीं दोगे, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ। कॉलम नेम नहीं दिया अगर मैंने, तो इवन तो मेरी एक्सप्रेशन वैलिड है,
फॉर्मूला टूल में एरर आ जाएगा कि माई फील्ड इज मिसिंग, ये फील्ड ब्लैंक इज मिसिंग, बिकॉज मैंने इसको नाम नहीं दिया कुछ नए कॉलम को। तो अब मैंने बस एक नाम असाइन कर दिया, कोई एरर नहीं आता उसमें। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट यू ऐड अ कॉलम, चूज योर कॉलम, या यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम। देन आपका जो ये वाइट स्पेस आ रहा है, ये आपका एक्सप्रेशन एडिटर होगा। यहाँ पे यू स्पेसिफाई योर फॉर्मूला कि आपको किस हिसाब से वैल्यू बनानी है। देन आपके ऑल्ट्रिक्स में एक फंक्शन लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। सो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो विद इन ऑल्ट्रिक्स सपोर्ट होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जैसे आपकी एक है स्ट्रिंग कैटेगरी, मतलब सारे फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन उनका काम कैसे कैटेगराइज होता है। सो आपके लेट्स से डेट टाइम एक कैटेगरी आ रही है, इसमें आप वो सारे काम, डेट टाइम पे फॉर्मूला होगा जैसे इफ यू वांट टू लेट्स से क्रिएट अ शेड्यूल, कि अगर किसी ने ऑर्डर अभी करा है, हमें उनसे 2 हफ्ते बाद फीडबैक एक उनको मेल भेजना। सो आप क्या कर सकते हो कि ऑर्डर डेट आज की होगी, आज ऑर्डर प्लेस हुआ, ऐड 2 वीक्स टू इट, जैसी वो डेट होती है वैसे ही ट्रिगर अ मेल। तो यू कैन अप्लाई फॉर्मूलाज लाइक दैट या एक्सप्रेशंस लाइक दैट। लाइकवाइज आप ये कर सकते हो कि आपको सिर्फ योर वैल्यू चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट की पूरी वैल्यू, तो आप यहाँ से ये सब फंक्शंस यूज कर सकते हो। या इसमें काफ़ी सारे और फंक्शंस हैं टू फेच या एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ द डेट इंस्टेड ऑफ द एंटायर डेट। ये भी हम जैसे आगे बढ़ेंगे वील यूज दीज। सो इसमें आप नोटिस करोगे डेट टाइम के जितने भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा dt आता है। दैट्स बिकॉज आपके जो डेट टाइम फंक्शंस हैं दे ऑपरेट ओनली ऑन डेट टाइम वैल्यूज। तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू या नंबर वैल्यू काम नहीं करती, इसमें हमेशा डेट वैल्यू देनी होती है। लाइकवाइज ऐसे आपकी एक और कैटेगरी है स्ट्रिंग की। सो स्ट्रिंग फंक्शंस में आप नोटिस करोगे कि इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। सो इसमें भी आपका सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप काम करता है, चाहे वो वी स्ट्रिंग हो, डब्ल्यू स्ट्रिंग हो, कोई भी, इट हैज टू बी अ स्ट्रिंग वैल्यू। न्यूमेरिक और डेट टाइम वैल्यूज इसमें काम नहीं करती। ठीक है, सो ये सारे मतलब सारे नहीं बट जो कॉमनली यूज फंक्शंस हैं वील यूज देम इन द क्लासेस गोइंग फॉरवर्ड। एंड या सो हमने एक तो ये फंक्शन डिस्कस करे थे। नेक्स्ट वाज कि लेट्स से मुझको ये जो कॉलम बनाया है आई वांट टू डिलीट इट, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस ट्रैश बटन, उससे एक्सप्रेशन डिलीट हो जाएगा। और यू कैन कंट्रोल द डेटा टाइप ऑफ योर कॉलम, जो भी नया कॉलम बन रहा है उसका मैं डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अब इसमें क्या है कि जैसे डबल है, डबल का डेटा टाइप उसका जो साइज है वो फिक्स रहता है। सो कल हमने सेलेक्ट टूल जैसे यूज करा था, सेलेक्ट टूल में आप नोटिस करोगे कि जो भी मेरे नॉन स्ट्रिंग कॉलम्स हैं मोस्टली मैं उनका डेटा टाइप चेंज नहीं कर पा रहा, मतलब साइज नहीं चेंज कर पा रहा। सो जैसे डबल है आई कैन चेंज द साइज, एंड डेट टाइम का साइज में चेंज नहीं कर पा रहा, स्ट्रिंग का मैं कर सकता हूँ। और ऐसे अगर कोई इंट कॉलम होगा, लेट्स से रो आईडी को मैंने इंट बना दिया, इंट का भी साइज आई कैन चेंज। सो दिस इज वेयर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो आपके इन ऑल्ट्रिक्स यू हैव अ फ्यू डेटा टाइप्स अवेलेबल। जैसे आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आते हैं, स्ट्रिंग में अभी के लिए यू कैन कंसिडर कि वी ऑलवेज यूज वी डब्ल्यू स्ट्रिंग। इट जस्ट हैज टू डू विद कि कौन से कैरेक्टर सेट्स आर सपोर्टेड। तो वी डब्ल्यू स्ट्रिंग आप मान सकते हो कि इसमें सारे कैरेक्टर जो ग्लोबली अवेलेबल है वो सारे सपोर्ट होते हैं। सो इमोजीज एंड एवरीथिंग आर सपोर्टेड इन वी डब्ल्यू स्ट्रिंग। इसका साइज कस्टमाइजेबल है, तो आप इसका 10 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 10,000 रख सकते हो, डजेंट मैटर। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में यू हैव इंटीजर डेटा टाइप्स, डबल, फिक्स्ड डेसिमल और बाइट। सो इसमें से जो फिक्स्ड डेसिमल है सिर्फ यही एक कस्टमाइजेबल डेटा टाइप है इन टर्म्स ऑफ साइज। इनका साइज फिक्स रहता है, इंट का, चाहे कोई भी इंट डेटा टाइप हो। डबल का साइज फिक्स रहता है, बाइट का भी साइज फिक्स रहता है। इन सब में डिफरेंस क्या है, इंट और बाइट आर होल नंबर्स, इसमें आपके डेसिमल नंबर सपोर्ट नहीं होते। तो अगर आप कोई डेसिमल जैसे प्रॉफिट का कॉलम है उसको अगर मैं इंट बना दूंगा, उसमें वो सिर्फ जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है यस वो ले लेगा, तो वो ट्रंकेट कर देगा। एंड बाइट इज, इसमें आपका जो रेंज है दैट इज 0 to 255। तो जैसे अगर -10 होती है वैल्यू, वो इसमें सपोर्ट नहीं होती, वो उसको नल बना देगा। लाइकवाइज आपका यू हैव इंट के काफ़ी सारे डेटा टाइप्स। तो जो इंट के डेटा टाइप्स हैं
इंट के जो डेटा टाइप्स हैं इनमें आपके अलग अलग रेंजेस आर सपोर्टेड। सो जैसे इंट क्या था, इंट 8 इज द सॉरी इंट 16 इज द स्मॉलेस्ट। सो इंट 16 में आपकी ये वाली रेंजेस सपोर्टेड, माइनस 16,000 टू प्लस 16,000। Then in 32 में you have 32,000 minus 32 to plus 32. Then at int 64 you have some minus 9.2 trillion से लेके 9.2 trillion. So why we do this is because अलग अलग जो इनके वो है क्या कहते हैं data types, they have a different size, तो different size consume करते हैं। आपके depending on how big your data is, आपका जो एक कॉलम होगा वो कुछ साइज कंज्यूम करेगा। अब ऐसे ही मान लो आपका जो डेटा सेट है जो आपको अपने ऑल्टेक्स के थ्रू प्रोसेस करना है, उसमें देर आर 100 कॉलम्स, एंड वो 100 कॉलम्स और आपके पास है लेट्स से 20 मिलियन रोज। सो अब 20 मिलियन रोज और इसमें अभी दिखा रहा है ऑर्डर आईडी का फॉर एग्जांपल 255 साइज है फॉर वन वैल्यू, पर हमें पता है इसकी वैल्यू जो मतलब एक्चुअली में जो वैल्यूज हैं 255 कैरेक्टर जितनी है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग के केस में इट मीन्स कि आपके कौन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे। नंबर्स के केस में बस सिंपली रेंज का डिफरेंस होता है कि कितनी रेंज इज सपोर्टेड। जितना छोटा साइज होगा उतना कम मेमोरी कंज्यूम होगी, एंड जितना मेमोरी कम कंज्यूम होगी उतना एफिशिएंटली आपका वर्कफ्लो काम करेगा। ठीक है। देन यू हैव फिक्स्ड डेसिमल इन केस ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इनका साइज आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो इसमें आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक है प्रिसिजन, दूसरा स्केल। सो ये सेम कॉन्सेप्ट एसक्यूएल में भी आपने कभी शायद देखा होगा। सो प्रिसिजन कंट्रोल्स कि आपके ओवरऑल जो डिजिट है मतलब वैल्यू है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। एंड जैसे हमारी अभी आ रही है इसमें 3.29, दैट मीन्स देयर आर 3 डिजिट्स इन माय एंटायर वैल्यू। एंड स्केल कंट्रोल करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। ठीक है। सो वी हैव लेट्स से अ नंबर, let's say we have a number 3.14। अब इसका अगर मैंने साइज रखा 3 प्रिसिजन हो गया एंड लेट्स से 7 स्केल, ये मुझे एरर थ्रो कर देगा क्योंकि दिस नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस। अगर मैं इसका साइज रख देता हूँ 2, तो इसके केस में क्या होगा, एक कैसे होगी? ये वैल्यू मेरी ट्रंकेट हो जाएगी इनटू दिस, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डिजिट सपोर्ट करता है बिफोर द डेसिमल पॉइंट, बाकी सारे ही हटा दूंगा। सिर्फ वन हटेगा तो आप गलत हो जाएगा आंसर। So, दूसरा एग्जाम्पल तो रहा था मैं बात। सो लेट्स से वी हैव अ नंबर, ये नंबर है, अगर मैंने फिक्स डेसिमल में ये लिखा हुआ है तो ये इसको ट्रंकेट कर देगा 4.89। तो ये इस वैल्यू आपकी गलत आएगी, इसलिए आपको सही तरीके से सेट कर देते हैं व्हेन यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर कॉल। कूल। तो 4.2 करते तो आपसे आगे तो सही है सब। 4.89 तो आएगी, तो ऑलरेडी 3 सिलेक्ट करा हुआ है, पर डेसिमल से पहले 3 नहीं, हमने कहा है कि हाँ टोटल डिजिट्स आपके 3 आएंगे, डेसिमल के बाद 2 आएंगे, तो इसमें से जो 2 डिजिट्स हैं वो डेसिमल के बाद। यस। सो वो ट्रंकेट कर देता है जैसे भी इट कैन कट ऑफ द वैल्यू टू फिट योर कॉन्फ़िगरेशन। सो ये बस जब आप कॉन्फ़िगर करते हो कॉलम, जैसे फॉर्मूला जब बनाते हो उस टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सारे कॉलम्स आपके सही डेटा टाइप के। सो जनरली स्ट्रिंग के लिए वी फॉलो VW स्ट्रिंग, और ये आपका डिफॉल्ट डेटा टाइप ही होता है, कोई भी कॉलम बनाते हो पहले से ये VW स्ट्रिंग आ जाता है। देन अगर मैं कोई डेसिमल नंबर का कॉलम बना रहा हूँ, प्रेफरेबली क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल चूज करते हैं। डबल से आपकी वैल्यू बिल्कुल जितनी करेक्ट हो सकती है उतनी करेक्ट आती है, तो देर आर चांसेस कि राउंड ऑफ नहीं होगा और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही वाली वैल्यू आ जाएगी। डबल में नंबर्स आते हैं, सो आपके कितने भी उसमें कोई लिमिट नहीं होती। सो आपको दिखेगा कि लेट्स से आपको शायद ऑल्ट्रिक्स के अंदर रिजल्ट विंडो में इट माइट शो रफली अराउंड 12 डेसिमल पॉइंट्स, पर आपकी जो फाइल होगी बैकएंड में
उसमें 12 से ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये सर जब भी बाय डेसिमल डेटा टाइप होगा आपका, तब डबल चूज कर लेना इन सर केस। बाय डिफॉल्ट ऑल्ट्रिक्स गेस क्या? सर बाय डिफॉल्ट ऑल्ट्रिक्स भी डेटा टाइप उसे असाइन करता है ना किसी और, तो वो ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट डेटा टाइप असाइन ही करेगा ना, इन केस हम भी नहीं, उसे चूज ना। आपको फॉर्मूला टूल में खुद से कॉन्फ़िगर करना होगा जो भी डेटा टाइप है, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग ही रहने देता है। जैसे if I add this column again, तो टिल द टाइम मैं चेंज नहीं करता, ये स्ट्रिंग में ही रहेगा। राइट, सो इन केस ऑफ डेसिमल वैल्यूज हमेशा डबल चूज करते हैं। देन इन केस ऑफ होल नंबर वैल्यूज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा हम एक प्री एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूला टूल में। सो उसी सेम फॉर्मूला टूल में एक बार ट्राई करो राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। इसको मैं पूरा राइट, एक बार एक चूज कस्टमर नेम इन योर कॉलम और ये वाला एक्सप्रेशन लिखो। एंड लेट मी नो इन द चैट एक बारी जब भी हो जाए। डन। तो इसमें कॉलम का नाम क्या दे? कॉलम का नाम आपको चूज करना है कस्टमर नेम। सो जो पहले से कस्टमर नेम एग्जिस्ट करता है वही चूज करो। उसी को रिप्लेस कर देगा सर? यस, उसको ओवरराइड कर दो। तो अगर नया बनाना है तो फिर वो बस न्यू कॉलम करना है ऐड, हाँ, ऐड करो। और उसमें भी सेव करो। यस। सर यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो मेन फाइल में चेंजेस तो नहीं होंगे ना, जब तक आउटपुट नहीं करेंगे, है ना? यस, वो आपको सिर्फ ऑल्ट्रिक्स में दिखेंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बारी क्या इस एग्जैक्ट इसमें अपडेट हुआ है। सो हमने कस्टमर नेम कॉलम चूज करा था। यू नोटिस फॉर्मूला टूल का जो आउटपुट है वहाँ पे कस्टमर नेम की मॉडिफाइड वैल्यू आ रही है, एंड इसका इनपुट देखेंगे तो वही करेक्ट वैल्यू आ रहा है कस्टमर नेम का। इनपुट में कस्टमर नेम जैसे नॉर्मली था जो हमने इम्पोर्ट करा, आउटपुट में ये अपडेट होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड इस पॉइंट के बाद हमारा कस्टमर नेम यही वाला यूज हो। ठीक है, एनी डाउट सो फार?
कूल एक और फिर हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो एक टूल और यूज करते हैं एक्चुअली। सो लेट्स यूज द समराइज टूल। ये आपको ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में मिलेगा। सो ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में देर आर अ फ्यू टूल्स। इसमें से मोस्टली कॉमनली आपके 4 टूल्स यूज होते हैं विच वील डिस्कस इन आई गेस द नेक्स्ट सेशन। सो ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में जो आपके टूल्स हैं, इनका जो कॉमन ऑपरेशन होता है, ये क्या करते हैं कि आपके जो डेटा इनपुट डेटा है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो जैसे प्रेपरेशन कैटेगरी में यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म कैटेगरी आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग समराइज टूल यूज कर रहे हैं। समराइज टूल के थ्रू हमें क्या देखना है कि हर एक सब कैटेगरी में फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एवरेज सेल और प्रॉफिट कितना है। सो सिमिलर टू आपका एसक्यूएल में जैसे ग्रुप बाय सर मेरा एक क्वेश्चन है इसके, ये जो इसका सिंटेक्स था, इसमें हमने इन कोट्स के अंदर ब्रैकेट लगाया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि हमको वैल्यू जो है, सो मुझे वैल्यू उधर ऐसे देखनी है। तो ये वाले ब्रैकेट्स जो है मुझको अपनी वैल्यू में डालना है। इसलिए मैंने इनको कोट्स में डाला है कि मुझे कस्टमर नेम की वैल्यू लेनी है। फिर एक स्पेस डाल के एक ब्रैकेट डालना है। इस ब्रैकेट के अंदर कस्टमर आईडी आना चाहिए और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर हम ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी? सो जस्ट टू फॉर्मेट माय वैल्यू प्रॉपर्ली, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखे हैं। ओके सर, सो बेसिकली वी कैन यूज इट फॉर कंकैटनेट। यस ओके सर। राइट। सो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि हर एक सब कैटेगरी में फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितना एवरेज सेल्स और प्रॉफिट है। सो वी कैन डू दिस यूजिंग द समराइज टूल। सो समराइज टूल में पहले वील गो ऑन टू सब कैटेगरी कॉलम। सब कैटेगरी सेल्स को लेके फिर उसको फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज वाला। सब कैटेगरी प्रोडक्ट, उसके ऊपर फिर सेल्स और प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कितना एवरेज सेल्स और प्रॉफिट होता है। सो सब कैटेगरी चूज करा एंड देन इसमें नीचे आएंगे समराइज टूल के कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे एक ऐड का ड्रॉप डाउन है। सो ऐड में आपके अलग अलग जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो अवेलेबल होंगे। सो हमें सब कैटेगरी के हिसाब से एग्रीगेट करवाना है, सो इसलिए वी चूज ग्रुप बाय। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से भी ग्रुप बाय करवाना है। सो अगेन ऐड प्रोडक्ट आईडी ग्रुप बाय। देन सेल्स और प्रॉफिट दोनों का हमें एवरेज करना है। सो क्या कर सकते हैं, सेल्स को सेलेक्ट करा, कंट्रोल क्लिक करके प्रॉफिट को सेलेक्ट करा, इससे दोनों एक साथ ही सिलेक्ट हो गए। एंड देन वी कैन सिंपली चूज एवरेज। ये आपको न्यूमेरिक फंक्शन में मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ उनका एवरेज ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इन केस आपने कोई डुप्लीकेट कॉलम ऐड कर दिया हो, व्हाट यू कैन डू इज उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे साइड में देयर इज अ डिलीट बटन, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट। यस, इसको रन करना है फिर। सो इसमें आप आउटपुट देखोगे कि आउट ऑफ 21 कॉलम्स जो हमारे डेटा सेट में थे, अब सिर्फ 4 ही कॉलम्स आ रहे हैं। एक तो आ रहे सब कैटेगरी जो हमने चूज करा है, दूसरा प्रोडक्ट आईडी आ रहा है,
ये दोनों अनएग्रीगेटेड है, नॉर्मल वैल्यूज हैं, बट जो सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यूज हैं दे आर एग्रीगेटेड बेस्ड ऑन एवरेज जो हमने चूज करा है यहाँ पे। सो इसका जो स्ट्रक्चर था टेबल का वो 21 कॉलम्स एंड 10,000 रोज से चेंज होकर 4 कॉलम्स और 1800 रोज में कन्वर्ट हो चुका। सो ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये। इसमें सर ये आप जो रेड नोटिस करो। फ्लैग है, हाँ रेड जी, फ्लैग है वैल्यूज पे, ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? वही बता रहा हूँ। सो इसमें आप नोटिस करोगे समराइज टूल के आउटपुट में कुछ वैल्यूज के ऊपर एक रेड फ्लैग आ रहा होगा सेल्स और प्रॉफिट में। सो इफ यू होवर ऑन इट वो आपको दिखा रहा है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है अभी रिजल्ट्स विंडो में, दिस इज ऑन शोइंग द वैल्यू अप टिल 6 डेसिमल प्लेसेस। पर बैकएंड में अगर जैसे मैं इस डेटा को किसी CSV फाइल में सेव करता हूँ या एक्सेल फाइल में सेव करता हूँ, इट विल हैव मोर देन 6 डेसिमल प्लेसेस। सो जहाँ पे जस्ट टू मेक इट मोर एफिशिएंट कि डिस्प्ले प्रॉपरली हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 6 डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू दिखा रहा है। इवन दो बैकएंड में इससे ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा वैल्यूज बनती हैं तो। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? सर इसमें मेटा डेटा में जाके चेंज कर सकते हैं फिर ये जो स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डिजिट्स? सेलेक्ट टूल लगा के आप चेंज कर सकते हो, पर ऐसे यहाँ ओके पे यू डोंट हैव दैट ऑप्शन टू चेंज। ओके। एक बार रिपीट कर सकते हो, ये समराइज टू क्या रिपीट करना है? टैग करने के बाद क्या सब कैटेगरी और प्रोडक्ट आईडी का ऐड करो ग्रुप बाय। सो ऐसे सब कैटेगरी पे क्लिक करो पहले, फिर ऐड पे जाके ग्रुप बाय। यही सेम चीज प्रोडक्ट आईडी के लिए करना है। और फिर क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट दोनों पे हम लोग एवरेज लगा रहे हैं, तो पहले मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ, फिर कंट्रोल क्लिक करके प्रॉफिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो दोनों एक साथ क्लिक हो गए। और फिर इनका एवरेज, न्यूमेरिक में जाके एवरेज। कूल, आगे बढ़े। सो एक इसमें फॉर्मूला टूल अटैच कर लेते हैं समराइज टूल के बाद। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल फॉर द प्रोडक्ट आईडी, सो हर एक प्रोडक्ट के लिए। सो बाकी सब सेम ही है हमारा फॉर्मूला, इसमें बस हमने एक एडिशन करा है कि वी आर राउंडिंग ऑफ आवर आउटपुट वैल्यू। सो अगर मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, ये वैल्यू मेरे को कुछ ऐसे आएगी अभी। तो आप रिजल्ट्स विंडो में इसमें एक आपका डेटा प्रीव्यू का एक सेल आ रहा होगा। ये क्या दिखाता है आपको कि पहले रो के लिए जो ये फॉर्मूला है आपको क्या आउटपुट वैल्यू देगा। सो ये मुझको दिखा रहे हैं बहुत ही लंबी वैल्यू एक आ रही है, राइट? दिस इज नॉट इवन रीडेबल, एलिजिबल नहीं है ये। सो हम क्या करते हैं, इस नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके लिए आपका एक फंक्शन है ऑल्ट्रिक्स में, राउंड का। ये न्यूमेरिक कैटेगरी में आता है। इसका सिंटैक्स यूल नोटिस क्या दिखा रही है, राउंड में यू हैव एक्स वैल्यू और एक मल्ट वैल्यू। सो x इज राउंडेड टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर स्पेसिफाइड इन मल्ट। इसका क्या मतलब है, पहले तो x में ही आपकी न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। एक बार ये फंक्शन कैटेगरी देख लेना इसकी। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है ना, अब सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है।
हाँ, वो रीनेम करें आप समराइज रूल। सो ये आपका आ रहा है मैथ कैटेगरी में राउंड फंक्शन। इसमें you'll नोटिस कि आपका ए के आर्ग्यूमेंट है एक्स, मोस्टली ए का आर्ग्यूमेंट आ रहा है। एक्स का मतलब है कि ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, इसमें स्ट्रिंग या डेट वैल्यू काम नहीं करेगी। सो हमारा पहला वैल्यू तो हो गया प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। सो जनरली बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आप कुछ ऐसे सिंटैक्स लिख सकते हो, राइट, ये काम कर जाता है। जैसे आई थिंक पावर बीआई में ऐसे ही काम करता होगा, मे बी, मुझे ध्यान नहीं है। और टैबलो में भी आई थिंक ऐसे ही काम करता है, अगेन आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली। पर ये मुझको जो आउटपुट दिखा रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 0.02, नेगेटिव 0.02, पर ये मुझे आउटपुट दिखा रहा है 0। सो एक्चुअली में क्या हो रहा है इसमें, इसको एक बार प्रॉपरली देख। ये जो मेरी प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स की वैल्यू है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ (2), राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऑल्ट्रिक्स क्या करता है, इसको इंस्टेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस ये इसको राउंड ऑफ करता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2। तो इस वाली वैल्यू के पास जो -0.02 है, इसके पास सबसे क्लोजेस्ट जो 2 का मल्टीपल है दैट इज 0। सिमिलरली अगर लेट्स से आपकी वैल्यू होती 8.9 फॉर एग्जांपल, 8.9 को अगर मैं राउंड करता हूँ टू 2 प्लेसेस, तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा टू 10, क्योंकि या तो 6 करेगा, सॉरी 8 करेगा, सॉरी 8 में करेगा, माय बैड, 8 कर देगा। या तो ये 8 में इसको करेगा राउंड ऑफ, या 10 में करेगा, जो भी इन दो 8.9 के सबसे पास आता है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 प्लेसेस बैक, ये 1.1 प्लेसेस फॉरवर्ड है, सो इसलिए 8 चूज कर लेगा। लाइकवाइज अगर इसको 3 करते हैं, तो अब इस केस में 6 और 9 के बीच में चूज करेगा। सो आई थिंक 9 इज द क्लोजेस्ट मल्टीपल, तो इसलिए इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 9। क्या रखना चाहिए एग्जैक्टली, सही आउटपुट की? बता रहा हूँ। अब हमें एक्चुअली में क्या करना है, वी वांट टू राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, हमें इसके डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल करना है। सो राउंड फंक्शन में हमें जितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं एज अ डेसिमल नंबर। सो हमें देखना है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.01, दिस विल राउंड ऑफ द नंबर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लाइकवाइज अगर 3 करना है तो 0.001 एंड सो ऑन। सिर्फ 0.0 को मतलब क्या डिफाइन कर रहा है? मल्ट जैसे इस केस में था कि आपका फॉर एग्जांपल नंबर है 8.7, 8.6, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ तो 10 लेगा या फिर बस 6 लेगा? या तो 8 लेगा या 10 लेगा, 8.6 के पास यही दो आ रहे हैं। तो अब इस 8.6 के पास ज्यादा 8 है या फिर 10 है? अच्छा, 2 का मल्टीपल। हाँ, 2 का मल्टीपल लेगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.01, अब इस केस में ये क्या करेगा, 8.65, 8.66, सॉरी गलत लिख दिया ये, 8.659.60, तो ऐसे आपके नंबर्स होंगे। ये सबसे नियरेस्ट मल्टीपल देखेगा कौन सा आ रहा है। लेट्स से आपकी वैल्यू ऐसे होगी, अगर आप इसको कह रहे हो कि 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है, तो अभी देखेगा कौन सा नंबर सबसे पास है। इसके केस में 8.60 ही पास में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा कर देगा वैल्यू को। सो इसलिए टू कंट्रोल डेसिमल प्लेसेस इसको डेसिमल में ही स्पेसिफाई कर देता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल्ट्रिक्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स कि राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है? सो हमें ये चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस में, इसको रन कर देते हैं।
सर टू अंडरस्टैंड इट तो बेटर, जैसे आपने राउंड वाला बताया 0.01, तो जितने भी डेसिमल पॉइंट्स चाहिए जीरो के बाद उतने हम डिजिट्स 01 या 001 कर दें, ऐसा कुछ है? यस 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 तो ये कह सकते हैं ना कि जितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, लेट सपोज अगर मेरे को 6 चाहिए तो पॉइंट के बाद मैं 5 तो जीरोस लगाऊं और फिर 1 लगा दूं। यस सर एक हाथ से 0.01 और 0.011 या 0.001, क्या डिफरेंस आएगा? 0.011 में वो मतलब 0.011 का मल्टीपल लिखेगा। इन केस ऑफ 0.01 वो 0.1 का मल्टीपल। रेशियो में आइडिया ये 0.0। यस कूल, आगे बढ़े। ऐसे ही आपका एक और टूल है ऑल्ट्रिक्स में प्रेपरेशन कैटेगरी में, विच इज योर यूनिक टूल। सो यूनिक टूल को एक बार अपने इनपुट डेटा टूल से कनेक्ट कर लेता है। सर कौन सा टूल करना है? यूनिक। ठीक है, सो यूनिक टूल कैसे काम करता है, यू नोटिस इसमें आपके दो आउटपुट एंकर्स हैं, एक यू फॉर यूनिक आउटपुट और डी फॉर डुप्लीकेट आउटपुट। सो हाउ दिस वर्क्स इज कि ये आपके जो भी आप कॉलम चूज करोगे उसकी जो भी फर्स्ट वैल्यू अकर हो रही है, सो फॉर एग्जांपल मेरा स्टैंडर्ड क्लास पहला रो आ रहा है ये, तो ये वाला मेरा जो रो होगा पूरा रो विल गो इन माय यूनिक आउट एंकर। बाकी सारे जो स्टैंडर्ड क्लास आ रहे हैं वो सारे डुप्लीकेट में आ जाएंगे। फिर अब मेरा सेकंड क्लास आ गया यहाँ पर, ये पहला वाला जो होगा यूनिक में चले जाएगा। बाकी सारे जितने भी सेकंड क्लास होंगे दे विल गो इन डुप्लीकेट। लाइकवाइज फर्स्ट क्लास की ये पूरी रो यूनिक में, बाकी सारे जितने भी फर्स्ट क्लास होंगे दे विल गो इन डुप्लीकेट। सो ये क्या करता है, ये सारे रोज फैच कर लेगा बेस्ड ऑन योर चोजन कॉलम, या मल्टीपल कॉलम आप चूज कर सकते हो। मल्टीपल चूज करोगे तो उनकी जो कंबाइंड वैल्यू है, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि शिप मोड और सेगमेंट, तो जहाँ पे भी फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट पहली बार ही आ रहा है वो वाली रो हमारी यूनिक में आ जाएगी। उसके बाद का जो फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट है वो सारे डुप्लीकेट। सो यानी कि कंबाइंड वैल्यू इन केस अगर आप मल्टीपल कॉलम चूज करते हो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यूनिक टूल वर्क्स एंड इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जो सॉर्टिंग है वो कैसे हो रखी है। तो आपकी जो इनपुट, इसके इनपुट में जो आप वैल्यू दे रहे हो वो कैसे सॉर्टेड है उस पर डिपेंड है। मल्टीपल कॉलम स्टिक करेंगे वो उसके हिसाब से। मल्टीपल कॉलम्स में फर्स्ट और सेकंड जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी कंबाइंड वैल्यू। सो जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि शिप मोड और सेगमेंट, तो अब ये क्या करेगा कि स्टैंडर्ड क्लास कंज्यूमर पहला आ रहा है ये, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया यूनिक। बाकी अब जहाँ पे भी स्टैंडर्ड क्लास कंज्यूमर आएंगे दे विल गो इन डुप्लीकेट। फिर स्टैंडर्ड क्लास होम ऑफिस, सो ये एक डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है, ये चल जाएगा यूनिक में पूरी रो। ठीक है, बाकी सारे डुप्लीकेट में। देन आता है स्टैंडर्ड क्लास कंज्यूमर, ये अगेन दोबारा डुप्लीकेट में चले जाएगा क्योंकि पहले से हमने यूनिक में डाल रखा है। फिर आता है सेकंड क्लास कंज्यूमर, ये यूनिक में आ जाएगा। बाकी सारे जहाँ पे भी सेकंड क्लास कंज्यूमर आ रहे हैं दे विल गो इन डुप्लीकेट। सो सेम कॉन्सेप्ट, बस इनकी अब कंबाइंड वैल्यू इंस्टेड ऑफ वन सिंगल। तो स्टैंडर्ड क्लास कंज्यूमर, देन स्टैंडर्ड क्लास होम ऑफिस, ये सारे मेरे डुप्लीकेट में। बट सर इनकी जो ऑर्डर आईडी है या इनका और जैसे कस्टमर आईडी वो तो अलग है, फिर उसको ये कंबाइन कैसे करेगा? सॉरी, अब जैसे ये डुप्लीकेट में ले लेगा, अगर जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्लास है और कंज्यूमर का सेगमेंट है, बट उसकी कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी वो तो अलग है, उनको फिर कैसे कंबाइन करेगा? उनको कंबाइन नहीं करेगा, मतलब इट्स जस्ट अ वे टू फिल्टर द वैल्यू। तो कंबाइन इन द सेंस कि लेट्स से अगर मैं यही करता हूँ कि ओके
यूनिक। सो फॉर एग्जांपल पहले हमने लिया था कि सिर्फ शिप मोड के हिसाब से भी वो फाइंडिंग आउट यूनिक रोज, राइट? तो इसने मुझे 4 रोज आउटपुट दे दी यूनिक एंकर पे। तो जो भी मेरा जैसे फर्स्ट क्लास इस पूरे डेटा में जहाँ पे जो पहला रो आ रहा है दैट इज दिस वन, इसका रो आईडी है 7181। यहाँ पे भी आप देखोगे 7181 आ रहा है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, शिप मोड और सेगमेंट को कंबाइन कर देता है कि मुझे इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यूज है उसके बेसिस पे यूनिक रोज चाहिए। इससे मैंने रन करा। सो अभी मेरे को दिखा रहा है कि जैसे फर्स्ट क्लास और कंज्यूमर है, राइट? तो इस इनपुट में देखते हैं फर्स्ट क्लास कंज्यूमर कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट क्लास कंज्यूमर ये वाली रो फर्स्ट क्लास कंज्यूमर की आ रही है, पहली रो। ये हमारे 717 है ये। सो इसके आउटपुट में भी 717 वाली रो पहले आ रही है। अब इसके बाद इस पूरे डेटा में जहाँ पे भी फर्स्ट क्लास और कंज्यूमर वाला वैल्यू होगा जिस भी रो में एक साथ, वो आ जाएंगे मेरे डुप्लीकेट एंकर पे। सो यहाँ पे काफी सारे आ गए फर्स्ट क्लास कंज्यूमर। तो ये कहीं पे कंबाइन नहीं हो रही, बस के अंदर विद इन द टूल कंबाइन। So ये कुछ हाँ जी। जैसे मेरे पास शिप एक हो गया, मैंने उससे कर लिया। कूल, आगे बढ़े। सर ये मल्टीपल कॉलम्स को मिलाकर यूनिक वैल्यू दे रहा है ना सर? यस, जितने अदरवाइज वो सिंगल वो फर्स्ट को पिक कर रहा है, जैसे फर्स्ट क्लास को उसने फर्स्ट शिप मोड को पिक किया तो उसके मतलब उसके बाद जो भी सेम क्लास में कुछ आ रहा है तो वो उसे डुप्लीकेट में डाल रहा है। यस, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से कॉलम्स चूज करें उसके हिसाब से ये यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज कंप्यूट करता है। ओके सर, एक क्वेश्चन था। जैसे ये पहली चीज तो ये है कि ये टूल का रेफरेंस मतलब कब नीड होगी इसकी, पहला पहला क्वेश्चन तो ये है। ओके, द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑब्वियसली द ऑर्डर आईडी अगर अपन चूज करेंगे तो ऑर्डर आईडी तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट ही रहेगा, या कस्टमर आईडी, सो इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड आई थिंक। यो हो सकता है ऑर्डर आईडी के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आईडीज हों, राइट, डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट मतलब जो यूनिक होगा वो अब सेपरेट कर देगा और जो डुप्लीकेट होगा वो उसको सेपरेट कर देगा, है ना सर? यस, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट अपीयर्स इन द इनपुट टेबल वो ठीक है। उनको डुप्लीकेट और यूनिक में सेपरेट कर देगा। तो दैट मीन्स अगर अपन को कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है तो अपन ये वाला टूल यूज कर सकते हैं, ये आप बोल रहे हैं? सो मेरे एक्सपीरियंस में आई नेवर यूज्ड यूनिक टूल एज मच, क्योंकि अगर मुझको लाइक यूनिक वैल्यू चाहिए, सो फॉर एग्जांपल अगर यूनिक से हमें क्या समझ आता है, इफ आई से आई वांट टू फेच यूनिक वैल्यूज फॉर शिप मोड, तो आइडियली मुझको मेरे आउटपुट में आई वांट अ लिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज, राइट? स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड जो भी नॉर्मल क्लास होती है। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ मुझे सेगमेंट की डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, so ideally what I expect is कि I get a list of 3 values: consumer, home office and corporate. तो मेरे एक्सपीरियंस में यूनिक टूल हैज नॉट बीन यूजफुल फॉर मी, so I haven't used it. What I can do to fetch distinct values is summarize टूल ले आते हैं, और लेट्स से अब मुझको यही देखना है कि मेरे सेगमेंट हाँ, में, वो ग्रुप बाय कर देंगे ना सर? यस, तो मैं ग्रुप बाय कर दूंगा, so I get a list of distinct values. Ideally this is what we expect with unique. So yeah, but मैंने since unique tool use नहीं करा, so I can't exactly comment कि कहाँ पे ये applicable होगा. And just to reassure you, I've worked on Alteryx for the past 6 years. So yeah, I haven't used unique tool as much in my tenure. But इसका basic understanding यही है कि based on आपका जो input का order है, right? जैसे भी आपके data sorted है, and based on जो भी column आपने choose करा है, ये जो उसका पहला occurrence होगा distinct value का, उसको यूनिक एंकर पे ले आएगा। सो दैट मीन्स कि अभी जैसे ये नॉर्मल जो भी ऑर्डर में सॉर्टेड है वैसे आ रही है डेटा,
तो अब इसमें स्टैंडर्ड क्लास की पहली रो आ रही है ये वाली, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि मतलब जैसे ऑर्डर डेट के हिसाब से या कुछ और चीज के हिसाब से हो। दिस इज डिफॉल्ट ऑर्डरिंग। सो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग में इसको जो पहली स्टैंडर्ड क्लास की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ये इस रो को यूनिक में फिल्टर आउट कर देगा, एंड बाकी सारी स्टैंडर्ड क्लास की रोज को इट विल फिल्टर इनटू डुप्लीकेट एंकर। लाइकवाइज जो आपका सेकंड क्लास की वैल्यू है पहली, वो आ रही है इसके लिए यहाँ पर। सो ये इसको आपका यूनिक रो ले लेगा, और बाकी सारे जो भी सेकंड क्लास की वैल्यूज हैं दे विल गो इनटू योर डुप्लीकेट एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कूल। सो नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्ड आईडी टूल। इसको यू कैन कनेक्ट विद, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, रिकॉर्ड आईडी से पहले एक बार सॉर्ट टूल डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसके लिए मैं एक डेटा सेट शेयर करता हूँ, आप वो इम्पोर्ट कर लो। टिल द टाइम आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि तो ये वाला अच्छा नया फिर टूल आ बनाएंगे। हाँ ठीक है। सो ये वाला डेटा इम्पोर्ट कर लो इन द सेम वर्कफ्लो, एंड तब तक मैं सॉर्ट टूल का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो सॉर्ट टूल में यू हैव मतलब बेसिकली यू कैन सॉर्ट योर टेबल बेस्ड ऑन सम ऑफ द अदर वैल्यू जो आपके कॉलम्स में एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे यू कैन चूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड काफ़ी इसका easy to understand इंटरफेस है। यू चूज योर कॉलम नेम वाले हेडर के अंदर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है वहाँ पे, एंड ऑर्डर यू कैन चूज असेंडिंग या डिसेंडिंग, एंड यू कैन ऐड मल्टीपल कॉलम्स जिनके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। इसमें आपका एक ऑप्शन और आता है। सो यहाँ पे आपका जो CSV फाइल है वो काम आएगी। सो अपने CSV फाइल जो अभी इंपोर्ट करी है, सॉर्ट डेमो वाली फाइल, उसके बाद एक सॉर्ट टूल लगाओ। सर वो फाइल एक बार भेज दो प्लीज चैट पे। राइट, सो इसके बाद एक सॉर्ट टूल लगाओ। अब जब आप सॉर्ट टूल कनेक्ट करते हो बाय डिफॉल्ट कैनवस पे, तो आपका एक ऑप्शन सेलेक्टेड आता है विच इज यूज डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, सो एक बारी बस इसको कनेक्ट करके फील्ड 1 जो है उसको चूज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। डिक्शनरी ऑर्डर इनेबल्ड है। ठीक है, इसको जो आप रन करोगे कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू नोटिस इज कि आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो पहले सॉर्ट हो रहे हैं डिक्शनरी ऑर्डर में। नंबर्स आर सॉर्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, राइट, 1 के बाद 11 आ रहा है, फिर 23 एंड सो ऑन। आपके जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं दे आर ऑल्सो सॉर्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मेरा लोअर केस पुनीत और अपर केस सॉरी टाइटल केस पुनीत दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब एक साथ सॉर्टेड है। लोअर केस रजत और टाइटल केस रजत एक साथ सॉर्टेड है। देन लोअर केस सचिन और टाइटल केस सचिन एक साथ सॉर्टेड है। बाकी दे आर सॉर्टेड इन करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, STU, राइट। अब एक और हम लोग सॉर्ट टूल लाते हैं, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी फील्ड 1 असेंडिंग ऑर्डर में, पर इस बार डिक्शनरी ऑर्डर डिसेबल कर देते हैं। सर आपने ये जो फाइल भेजी है अभी सर, वो फिल्टर के ऊपर भेजी है सर? सॉरी, फिल्टर के लिए जो आपने टाइप कर रखा है सर सारा कमेंट के अंदर, जो अभी आपने फाइल भेजी है उसके अंदर हाँ सर फिल्टर से रिलेटेड आ रहा है मेरे पास। जो आप ये अभी करवा रहे हैं सॉर्टिंग से रिलेटेड, ये ओपन नहीं हुई है सर फाइल।
ये एक ही CSV फाइल शेयर करी है मैंने, तो एक बार स्क्रीन दिखा दो क्या दिख रहा है आपको। ओके सर। एक CSV फाइल देखो चैट में डाली होगी। ओके ओके सर। राइट, सो यूल नोटिस आपका जो ये वाला विदाउट डिक्शनरी ऑर्डर जो सॉर्टिंग हो रहा है, उसमें आप नोटिस करोगे पहले अगेन स्पेशल कैरेक्टर्स आर सॉर्टेड, पर जो नंबर्स हैं वो सही ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हो रहे। तो 1 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद सीधा 123 आ रहा है, बट आइडियली 23। यस, तो वो कैरेक्टर्स के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। लाइकवाइज आपके जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, यूल नोटिस पहले टाइटल केस वाली वैल्यू सॉर्ट हो गई है, तो पुनीत रजत टाइटल केस पहले आ रहे हैं, एंड ओवरऑल भी जो टाइटल केस वैल्यूज हैं वो पहले आ रही है। उसके बाद आपके जो लोअर केस वैल्यूज हैं वो है। सो डिक्शनरी ऑर्डर में आपका पुनीत दोनों एक साथ आ रहे थे, रजत भी दोनों एक साथ आ रहे थे, सचिन भी एक साथ आ रहे थे, बट इन केस ऑफ नॉन डिक्शनरी ऑर्डर ये दोनों अलग अलग आते हैं। सो आपका पहले क्या हो रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर सॉर्ट हुए इन केस ऑफ नॉन डिक्शनरी ऑर्डर, देन आपके नंबर्स सॉर्ट हुए बेस्ड ऑन उनका डिजिट वैल्यू इंस्टेड ऑफ देयर न्यूमेरिक वैल्यू, फिर अपर केस या टाइटल केस स्ट्रिंग्स सॉर्ट हुए, एंड लास्ट में आपके लोअर केस स्ट्रिंग सॉर्ट होगा। ठीक है, सो सर ये हमारे बस एक difference है। सर हमारे और इसमें आउटपुट जो है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर पुनीत जो है, ये हाँ जी, सिक्स्थ पे आ रहा है। स्टार्ट वो 1 से हो रहा है, 111 123 23 2903, फिर स्पेशल पुनीत। एक बारी सॉर्ट टूल के आउटपुट एंकर पे क्लिक करो। यस सर, हो गया। ठीक ओके है सर। गाइस, क्लिक ऑन द आउटपुट एंकर। इसको रन करने के बाद जिसका राइट एंकर है उस पर क्लिक करो। वो डिक्शनरी ऑर्डर से यस, डिक्शनरी ऑर्डर सिलेक्टेड रहता है, बट लेट्स से आपको कोई यूज केस होता है, अगेन मैंने कभी नॉन डिक्शनरी ऑर्डर यूज नहीं करा है, बट ये वाला यूज केस थोड़ा कॉमन होता है कि नंबर्स को इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इन अल्फाबेटिक सॉरी न्यूमेरिक ऑर्डर, आपको इनको डिजिट ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो इफ यू वांट टू सॉर्ट योर नंबर्स इन डिजिट ऑर्डर, तो यू कैन यूज नॉट डिक्शनरी ऑर्डर। एंड ये आपका तभी काम करता है जब आपकी जो फील्ड है वो वैल्यू स्ट्रिंग में हो। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो ये फिर तब भी न्यूमेरिक में ही सॉर्ट करेगा। ठीक है, सो यू विल नोटिस यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग में आ रहा है, कुछ भी इसमें न्यूमेरिक नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स सॉर्टेड इन दैट वे। कूल, सो आइडियली आपका हमेशा ये डिक्शनरी ऑर्डर ही यूज करते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट टूल। सो पहले आप एक सॉर्ट टूल लगाओ आफ्टर द फॉर्मूला टूल जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमने बनाया था। And use category and subcategory to sort your values in ascending order। प्रॉफिट मार्जिन डाउट वाला है, जो पहले वाला बनाया था, सबसे पहले वाला। इससे सॉर्ट क्या करना है? कैटेगरी और सब कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर। विदाउट डिक्शनरी ऑर्डर, राइट? सो आई गेस नेस्टेड सॉर्टिंग सब लोग को क्लियर होगा। इन केस नहीं है, सो हाउ इट वर्क्स इज, पहले आपकी कैटेगरी की वैल्यू सॉर्ट हो रही है, एंड देन विद इन दैट कैटेगरी आपके जो अलग अलग सब कैटेगरीज हैं वो सॉर्ट हो रहे हैं।
ठीक है. So that is how your nested sorting works. So even though for examples, अगर हम लोग जाते हैं in so जैसे ऑफिस सप्लाईज में अप्लायंसेस वाली सब कैटेगरी है, राइट. अब अप्लायंसेस स्टार्ट हो रहे हैं ए से, बट इन माय सब कैटेगरी कॉलम आफ्टर सॉर्टिंग अप्लायंसेस आ रहे हैं आफ्टर टेबल्स, राइट. तो टी के बाद ए आ रहा है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले फर्नीचर के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज है वो सॉर्ट हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. फिर आपका ऑफिस सप्लाईज की जो सब कैटेगरीज है वो सॉर्ट होना शुरू हुई. सो दैट्स हाउ नेस्टेड सॉर्टिंग वर्क्स. कूल. सो इसके बाद हम एक ऐड करते हैं रिकॉर्ड आईडी टूल आफ्टर दिस सॉर्ट टूल. सर एक क्वेश्चन था, ये जैसे आपने जो सॉर्टिंग करी है हाँ जी. उसके अंदर आपने यूज डिक्शनरी फंक्शन नहीं यूज किया. सो इट डजेंट मैटर इस केस में, स्ट्रिंग्स वैल्यू के केस में, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा सैनिटाइज्ड ही है. देयर इज नो डिफरेंस इन केस ऑफ केस एंड सो ऑन. तो अगर यहाँ पे डिसेबल करें या इनेबल करें इट गिव द सेम आउटपुट. ओके, अगर बाकी रॉ डेटा होता है तो उसके अंदर यूज डिक्शनरी करेंगे ना सर? हाँ जी. ओके. राइट. सो सॉर्ट टूल के बाद एक रिकॉर्ड आईडी टूल अटैच कर दो. एसी से यस. सो रिकॉर्ड आईडी टूल का काम ये है कि इट एड्स अ न्यू कॉलम टू योर डेटा, जिसमें हर एक रो को ये यूनिक नंबर असाइन कर देता है. सो एज द नेम सजेस्ट ये एक रिकॉर्ड आईडी असाइन कर देता है. इसको आप रन करोगे तो रिकॉर्ड आईडी के आउटपुट में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा. इसको आप रीनेम कर सकते हो. जैसे यहाँ पे अभी आ रहा है बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड आईडी. वी कैन ऑल्सो नेम इट एज ट्रांजैक्शन आईडी. एंड इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. जैसे बाय डिफॉल्ट एक फर्स्ट कॉलम बन के आ रहा है, वी कैन चेंज इट टू बी एज द लास्ट कॉलम. Cool. Okay. Moving on to our last two tools in preparation category. So ये दोनों थोड़े similar हैं. पहले we'll start off with the select records tool. ये भी आपको preparation category में मिल जाएगा. So select records so you can connect with input data tool. So again, as the name suggests, select records क्या करेगा? It will fetch a particular record या row value, मतलब पूरी row based on उसका number जो आपने specify कर रखा है. तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 50 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मुझको जो 50th रो आ रही है वो फैच करके ले आएगा एज दी आउटपुट. तो यहाँ पे जो भी सॉर्टिंग हो रखी है, अभी इसमें डिफॉल्ट सॉर्टिंग है. 50 किसके हिसाब से? 50th रो उसकी पोजीशन के हिसाब से. तो यहाँ पे जैसे ये मेरी 50th रो है, रो आईडी इसका है 5737, तो इसमें रिकॉर्ड आईडी के साथ तो ये पोजीशन के हिसाब से. तो इसके अंदर जो इनपुट आ रहा है उसमें जो 50th रो है वो है ये वाली. तो आउटपुट में वही वाली रो मेरी सेलेक्ट होगी. सर एक बार वापस बताइए प्लीज. So I want the 50th row in my input data, जो भी यहाँ से input हो रहा है. तो based on जो इसमें input हो रहा है उसमें जो 50th position पे record आ रहा है, row आ रही है, that is this one. वो मेरे record ID के output पे select हो जाएगी. So you'll notice यहाँ पे जो input है
इसमें जो 50th रो है दैट इज विद रो आईडी 5737। अगर हम ब्राउज टूल लगाए और ब्राउज टूल में ये रिकॉर्ड करें तो 50 दिखाएगा, फिर सेम ही आएगी वैल्यू। ब्राउज टूल में क्या? अगर ब्राउज टूल में रिकॉर्ड आईडी रिकॉर्ड टूल है ना, सेलेक्ट रिकॉर्ड। सेलेक्ट रिकॉर्ड लगाए ब्राउज टूल में अटैच करके, तो फिर 50th जो 50 रो आईडी वाला दिखाएगा, यही ना? ऐसे वी कैन ऑल्सो चूज मल्टीपल रोज, जैसे अभी तो हमने एक रो फेच करी है ओनली द 50th। वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑल्सो कि मुझे 0 स्टार्टिंग से लेके 50th रो तक की सारी रो चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे 0 to 50 या -50 या -50 लिख सकते हैं। सो अगेन जिस भी हिसाब से आपका डेटा सॉर्टेड है उसके हिसाब से पहले की स्टार्टिंग से 50 रोज ले आएगा इन योर आउटपुट। ये डिफाइन जैसे होगा 50। सो स्टार्टिंग से लेकर 50 तक। जिससे आगे 0 लिखने को बोलते हैं नहीं, ऑप्शनल है। और अगर 10 to 20 चाहिए तब 10 to 20, 10-20। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई मल्टीपल रेंजेस। तो जैसे अभी हमने सिंगल रो फेच करा, हमने एक सिंगल रेंज फेच करी, ऐसी ही मल्टीपल रेंजेस भी फेच कर सकते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके 5 तक जितनी भी रोज हैं वो, देन 6 से लेके 24 तक स्किप करना है। तो बेसिकली ये वाली रोज नहीं चाहिए मुझको। आई वॉन्ट पहले के 5, देन 25 से लेके 40, सो समवेयर ओवर हियर, देन 41 से लेके 9499 तक जितनी रोज है वो स्किप करनी है, और 9500 ऑनवर्ड्स ऑल द वे टू द एंड वो वाली रोज चाहिए। सो ये वही पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से रोज फेच करके लो। ठीक है, सो एक ये तरीका है टू फेच रोज फ्रॉम योर डेटा। दूसरा जो टूल है दैट इज योर सैम्पल टूल। सैम्पल टूल आप एक काम करो, जो समराइज टूल हमने लगाया था जहाँ पे वी क्रिएटेड ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन, उसके साथ सैम्पल टूल कनेक्ट कर लो। एंड सॉरी, कौन सा पहले टूल इसको है सर? सॉर्ट। हाँ जी, सर कौन सा टूल करना है? जो हमने समराइज टूल लगाया था, राइट, जहाँ पे वी कैलकुलेटेड एवरेज सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट्स। हम्म। उसके बाद हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करा था। सो कनेक्ट अ सॉर्ट टूल टू दैट and sort the data based on profit margin in ascending order. राइट, सो इसमें इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं सैम्पल टूल। सैम्पल टूल इज सिमिलर टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर रोज को फेच कर रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इसमें आपकी n की जो वैल्यू है दैट इज कॉन्फ़िगरेबल, आप n स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जैसे इसमें आ रहे हैं लास्ट n रोज और फर्स्ट n रोज, तो ये दोनों काफी सिमिलर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट n रो का मतलब सिंपली हो गया कि अगर मैंने n की वैल्यू 1 दे रखी है तो मेरे इनपुट टेबल में जो स्टार्टिंग की एक रो है वो आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 10 देता हूँ तो फर्स्ट 10 रोज विल बी सिलेक्टेड इन सैम्पल टू। फर्स्ट टाइम बोल रहे हो हाँ जी, लास्ट में नीचे से। यस। ऐसी लास्ट में, लास्ट के केस में मेरे पूरे टेबल में अगर मैंने n की वैल्यू 1 दे रखी है तो ओनली माई लास्ट रो इज सिलेक्टेड, और अगर 10 देता हूँ n की वैल्यू तो लास्ट की जो 10 रोज है दे विल बी सिलेक्टेड एंड गिवन एज आउटपुट। सो हमें ये निकालना है कि विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, राइट। हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया था यहाँ पे हर प्रोडक्ट के हिसाब से।
we also sorted it in ascending order. So इस केस में मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन होगा वो समवेयर अराउंड लास्ट में आएगा क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा है। तो सैंपल टूल के थ्रू आई कैन सिंपली चूज लास्ट वन रो, जो भी हाईएस्ट है वो आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन में शॉर्ट में लगाया था। सॉर्ट टूल लगा लो, उसके बाद करते हैं। फिर इसको शॉर्ट करने वाली है प्रॉफिट मार्जिन का सेट। अब इसमें लास्ट वन रो। कौन सा टूल है? सैंपल टूल। डन। यस सर, इसकी प्रैक्टिस कैसे कहाँ पे कर सकते हैं हम? प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो ऑन टू ऑल्ट्रिक्स का वेबसाइट। सो वहाँ पे ऑल्ट्रिक्स so इधर पे you will find a lot of real world use cases where you can practice different concepts. So यहाँ पे अलग अलग levels हैं और they also specify कौन से category के tools use हो रहे हैं, so you can easily figure out कि कौन सा try करना है, challenge कौन सा नहीं करना। एंड इसी में you'll also find solutions। तो जैसे हर एक पोस्ट में लोगों ने solutions डाले हैं, you can refer to those solutions to understand कि how different tools are used and how you can improve your own solution and so on। तो काफी बेस्ट प्रैक्टिस आपको ऐसे ही पता चलेंगी by looking at other people's workflows। cool। so formula again, जो हमने प्रॉफिट मार्जिन वाला फॉर्मूला टूल बनाया है, इसके बाद एक सॉर्ट टूल अटैच करते हैं। This time we'll sort our data based on subcategory and profit margin। सर कौन सा टूल यूज करना है और किसके साथ कनेक्ट करना है, एक बार और वापस बताइए। जो ये प्रॉफिट मार्जिन वाला डेटा बनाया था फॉर ईच प्रोडक्ट आईडी, उसके साथ एक सॉर्ट टूल लगाना है एंड इसमें वी आर सॉर्टिंग बेस्ड ऑन सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो इसको सॉर्ट करने के बाद अब हमें जैसे ये निकालना हो कि हर एक सब कैटेगरी में which is the product which has the highest profit margin। सो हमें आइडियली कुछ ऐसा चाहिए। अगर यहाँ पे 17 सब कैटेगरीज है, हर एक सब कैटेगरी में से एक रो सेलेक्ट करो जो हाईएस्ट। यस, तो हम एक सैंपल टूल लगाते हैं। सैंपल टूल में हम लोग क्या करेंगे, we'll choose ग्रुप बाय कॉलम, यहाँ पे सब कैटेगरी। एंड क्योंकि हमने सॉर्ट कैसे करा है बेस्ड ऑन सब कैटेगरी एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, तो जो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट में आएगा। सो इसलिए हम लास्ट एन रोज में वील चूज लास्ट एन रोज, एन की वैल्यू 1 दे देंगे और इसको रन करते हैं। सो अब ये क्या कर रहे हैं कि हर एक सब कैटेगरी में जितने भी बेसिकली पार्टीशन बन रहे थे उसमें से एक एक रोज ने फेच करिए लास्ट में। सबसे पहले अपने सॉर्ट करा उसको असेंडिंग ऑर्डर में। यस,
असेंडिंग ऑर्डर आगे बढ़, वो असेंडिंग ऑर्डर सब कैटेगरी प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग आया है। प्रॉफिट मार्जिन और सब कैटेगरी के हिसाब से। सो ग्रुप बाय कॉलम क्या कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ हर सब फेचिंग, कैटेगरी की हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन यस, ये बेस्ड ऑन आपने जो भी इनपुट दे रखा है, जैसे हमने n लिखा है 1, तो हर एक सब कैटेगरी में से लास्ट की 1 वाली ये फेच कर रहा है। जो नीचे हमने टिक करा है, इट इज मोर लाइक अ पार्टीशन बाय एक्सेल व्यू। यस, एंड अगर हम ग्रुप बाय नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये ओवरऑल पूरी टेबल में से लास्ट वाला फेच कर देगा। तो ये सो फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो आई थिंक क्लियर ही ऑप्शन है सबको, राइट। ऐसे ही आपके और भी ऑप्शन है, जैसे स्किप फर्स्ट एन रोज। स्किप फर्स्ट एन रोज भी आई थिंक एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन आपकी एन की वैल्यू उतनी पहले की रोज ये स्किप कर देगा, राइट। सो जैसे मैंने ओवरऑल डेटा पे जो हमने सॉर्ट करा हुआ था बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन, उस पे मैंने लगाया है स्किप फर्स्ट एन रोज एंड स्किप एन की वैल्यू दे रखी है 3। तो इनपुट मेरा आ रहा है ये, इसमें से पहले की 3 रोज हो रही है ये वाली, आउटपुट में ये 3 रोज है, फिर वो स्किप हो गई। लाइकवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, वन ऑफ एवरी एन रोज। वन ऑफ एवरी एन रोज क्या करेगा कि इनपुट में से, जैसे ये मेरा इनपुट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दे रखा है n इक्वल टू 3, तो ये इनको 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करेगा पहले, और इन 3 में से एक एक रो निकाल के दे देगा। सो जैसे 3 अगर 5 लिखता हूँ तो वन ऑफ एवरी 5 रो, तो 5 रोज में से कोई भी रैंडमली एक सेलेक्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वन इन एन चांस टू इंक्लूड ईच रो। एवरी एन रोज में सब कैटेगरी टिक करा है। सब कैटेगरी टिक करोगे तो फिर वो अगेन पार्टीशन कर देगा। तो सब पहली 5 सब कैटेगरी, देन अगेन 5 सब कैटेगरी ऐसे। हाँ, मतलब विद इन एक सब कैटेगरी, जैसे अप्लायंसेस में उसकी 5 रोज में से एक कोई भी रैंडम, राइट। सो आपका आता है नेक्स्ट वन इन एन चांस टू इंक्लूड ईच रो। सर ये एक वाला बार पिछले ऑप्शन, वाला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था, आपने जो फर्स्ट ऑफ एवरी एन रोज, आपने बोला कि अगर मैं 5 लिखता तो फर्स्ट 5 रोज के अंदर में से ये कोई भी रैंडम रो ले लेगा या फर्स्ट रो लेगा उसको ग्रुप कोई करके? भी एनी रैंडम रो। सो इसमें 5 का ग्रुप बना, ये जैसे अभी मैंने 3 लिखा हुआ है, सो लेट्स से कि ये 3 का ग्रुप बना इन रोज में से, इट कैन रैंडमली चूज एनी वन ऑफ दीज 3, देन इन 3 में से कोई भी एक चूज कर लेगा, फिर इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लेगा, इन 3 में से कोई एक चूज कर लेगा, एंड सो ऑन। तो आपकी जो 1862 रोज आ रही है इन टोटल, इनके आपके डिवाइड बाई 3 उतने बैचेस बनेंगे, एंड उन हर एक बैच में से एक एक आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? मेरे को समझ में नहीं आया लेकिन अभी। लॉजिक इज जब आपको डेटा सैंपल करना होता है, सो दैट आप एक रैंडमाइज्ड एनालिसिस कर पाओ। तो जैसे आपकी कोई थियोरी है कि आप कहते हो कि अगर इस रीजन में मैं सेल्स इतना बढ़ा देता हूँ तो प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यू थियोराइज दिस, आपने हाइपोथेसिस ओके। बनाया है। उसको टेस्ट करने के लिए जो आपकी थ्योरी है, इट शुड स्टैंड ऑन एनी नंबर ऑफ रोज, मतलब कोई भी दैट आप डेटा उठाते हो। हाँ, that तो means यहाँ पे आप just for the prediction purpose we are actually using this particular data. यस, सो यू आर सैम्पलिंग योर डेटा रैंडमली। आप कोई भी, जैसे आपने लिखा है फॉर एग्जांपल वन ऑफ एवरी एन रोज, दैट मींस और हमने 3 दे रखा है, तो रैंडमली हम कोई भी एक रो उठा रहे हैं फ्रॉम बैचेस ऑफ 3। सो व्हाट्स हैपनिंग इज सिंस रैंडमली सिलेक्टेड है, तो हमारी थ्योरी अगर एक्चुअली में ट्रू है, अगर हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली इफेक्टिव, इट शुड वर्क ऑन एनी डेटा पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही डेटा सेट के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर Okay. राइट। सो वन इन एन चांस टू इंक्लूड ईच रो क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 3, राइट। सो दिस ट्रांसलेट्स टू वन इन 3 चांस टू इंक्लूड ईच रो। तो 1 in 3 को अगर आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 33%।
सो इसका मतलब क्या है कि देर इज अ 33% चांस कि जो ये सारी 1862 रोज हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। देर इज अ 66% चांस कि क्या कहते हैं 66% चांस की सिर्फ एक ही रोज सेलेक्ट हो, 66% चांस की 1000 रोज ही सेलेक्ट हो, एंड सो ऑन। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ, जैसे अभी मैंने इसे रन करा हुआ है, ये दिखा रहा है 579 रोज। इसको दोबारा रन करा, अब ये दिखा रहे हैं 613 रोज। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शंस में आपके नंबर ऑफ रोज फिक्स रहते हैं। जैसे फर्स्ट n रोज और लास्ट n रोज में आपका जो भी n की वैल्यू होगी उतने रोज आएंगे। स्किप फर्स्ट n रोज में टोटल नंबर ऑफ रोज आपके इनपुट में -n उतने रोज आ जाएंगे। वन ऑफ एवरी n रोज में यू डिवाइड योर टोटल नंबर ऑफ रोज बाय द वैल्यू ऑफ n, उतने रोज आएंगे। इसमें रैंडम होता है, इसमें कितने भी आ सकता है। कभी हो सकता है 100% डेटा ही आ जाए, कभी हो सकता है सिर्फ 5 ही रोज आ रही हो, सो दिस अगेन क्रिएट्स अ रैंडम सैंपल ऑफ डेटा। और इसमें यस यस आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको ये निकालना हो विद इन योर प्रेपरेशन, आपको ये करना है कि टॉप 3 जो प्रोडक्ट्स हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट, उनका डेटा अलग वे में ट्रीट होना चाहिए। तो आपको अपने पाइपलाइन में वो प्रोसेस कन्फिगर करना होगा कि पहले तो टॉप 3 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हो, फिर उनका जो डेटा है वो अलग से फिल्टर हो, एंड देन वो कैसे, तो उन केसेस में यू विल एग्रीगेट बेस्ड ऑन प्रॉफिट अलग अलग आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, देन टॉप 3 निकालोगे और फिर आप उसको फर्दर प्रोसेस करोगे जैसे भी। तो वहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 3 इज इम्पोर्टेंट। सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन एन की वैल्यू स्पेसिफाई हो। ऐसे ही टॉप 7 सिटीज हो सकते हैं, टॉप 7 cities which are great performing। तो लास्ट आपका ऑप्शन आता है सैम्पल टूल में which is n%। सो दिस इज सिंपली 3% ऑफ रोज आर प्री सिलेक्ट। सो आपका इनपुट में से इसका जो भी 3% बनता है उतने नंबर ऑफ रोज है सिलेक्टेड फर्स्ट n%। कूल। जो फाइल दे रही है लोड करने टू मोर थिंग बिफोर वी रैप अप। पहले तो जब CSV फाइल के साथ काम करते हैं ऑल्ट्रिक्स में, जैसे अभी एक और मैं CSV फाइल शेयर करता हूँ, उसको इंपोर्ट कर लो। सो कल हमने डिस्कस करा था व्हेन वर्किंग विद अ CSV फाइल, एक ऑप्शन हमेशा हमें चूज करना होता है विच इज कोड पेज। तो बोथ आपके आउटपुट में भी और इनपुट में भी हर बारी मेक श्योर कि आप UTF-8 सेलेक्ट करो सो दैट सारा डेटा प्रॉपरली रीड हो। एंड इसमें एक और चीज होती है, जैसे अभी हम लोग ये CSV फाइल लाए, तो आपके केस में फील्ड लेंथ आ रहा होगा मे बी 255, आई थिंक ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। सो ये जो फील्ड लेंथ है इन केस ऑफ CSV फाइल्स आप कन्फिगर कर सकते हो। 255 का मतलब ये है कि इसमें हर कॉलम का जो साइज है दैट इज 255 कैरेक्टर्स। सो लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन सम डेटा, लेट्स से आप Amazon में काम कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की टेबल मिली है। सो प्रोडक्ट्स की टेबल में यू हैव प्रोडक्ट आईडी, उसका सेल वैल्यू क्या है, एंड यू हैव अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो Amazon में आता है पूरा वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा होगी, पर इसका साइज आ रहा है 255। तो जब आप उसको फाइल से ऑल्ट्रिक्स के अंदर लोड करोगे तो वो सिर्फ 255 कैरेक्टर्स तक ही लेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बाकी सारा हट जाएगा। सो आपका रॉ डेटा जो है वो बेसिकली मॉडिफाई हो जाएगा या ट्रंकेट हो जाएगा। देन आप उस डेटा को लोड करोगे इनटू योर फाइनल डेटाबेस, राइट। सो टू अवॉइड दैट, यहाँ पे हम कोई रैंडम साइज असाइन कर देते हैं ताकि कोई भी डेटा लूज ना हो, जितना डेटा है वो सारा आ जाए। लास्टली इसमें एक और ड्रॉबैक है विद व्हेन यू वर्किंग विद CSV फाइल्स, कि जब डेटा इंपोर्ट होता है तो चाहे उसमें डेट वैल्यू हो या नंबर वैल्यू हो, वो सारा स्ट्रिंग में आता है इन केस ऑफ CSV। तो वी कैन डू वन थिंग कि जब भी CSV फाइल से डेटा ला रहे हैं, एक ऑटो फील टूल लगा, सो यू विल फाइंड इट इन द प्रिपरेशन कैटेगरी या सर्च कर सकते हो ऑटो फील्ड टूल। ऑटो फील्ड टूल का काम बस ये है कि जो भी डेटा आ रहा है उसमें अलग अलग फील्ड्स को
ये अप्रोप्रिएट डेटा टाइप और साइज असाइन करते हैं। सो यूल नोटिस इसमें सारे जो हमने साइज असाइन करा था इनपुट डेटा टूल में वो आ रहा है, मतलब जो भी अकोमोडेबल है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रहा है। इसके आउटपुट में ऑटो फील्ड के सारा डेटा टाइप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज। तो ये आपका ऑप्टिमल बना देता है थोड़ा काम व्हेन वर्किंग विद CSV फाइल्स। सर एक मिनट ये दोबारा बोलिए। क्या चीज? तो वो समझ आ गया, कोड पेज वाला और ये फील्ड लेंथ वाला, इसके बाद आप ये करना। इसके बाद सो CSV फाइल जो आप इंपोर्ट करते हो ऑल्ट्रिक्स में, उनमें सारे कॉलम्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, चाहे उसमें डेट वैल्यू हो या नंबर वैल्यू हो। तो हमें इसको, अब जैसे मुझे मान लो ये निकालना है एवरेज लैंड एरिया, सो मैं स्ट्रिंग पे नहीं निकाल सकता, आई नीड टू कन्वर्ट इट। बट ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं, सबके लिए करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं एक सेलेक्ट टूल ले आऊँ और उसको मॉडिफाई करूँ, हम ऑटो फील्ड टूल यूज कर सकते हैं। ऑटो फील्ड टूल खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से कॉलम को क्या डेटा टाइप असाइन करना है और सबसे अप्रोप्रिएट साइज क्या देना है, ताकि मेरी कोई भी वैल्यू ट्रंकेट ना हो। तो ये नोटिस जैसे ब्रांड का 20 आ रहा है, देन स्टोरेज कंडीशन 16 आ रहा है, एंड काउस का इसने देखो खुद ही बाइट असाइन कर दिया इस डेटा टाइप, क्योंकि 255 से ज्यादा काउस कहीं पे है। सो ये खुद ही ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। ठीक है, सो आज के लिए बस एक फाइनल चीज, आपका जो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स वाला टूल है उस पर एक बार ही राइट क्लिक करो, एंड जो कंटेक्स्ट मेन्यू खुल रहा है उसमें एक ऑप्शन आएगा ओपन मैक्रो। ठीक है, क्लिक ऑन दैट, कन्वर्ट टू मैक्रो। सेलेक्ट रिकॉर्ड्स पे ओपन मैक्रो। राइट, सो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स पे जो आप ओपन मैक्रो चूज करोगे आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन इट, एक नया वर्कफ्लो खुल जाएगा। एंड यूल नोटिस इस वर्कफ्लो में काफी सारे टूल्स हैं जो हमने अभी तक शायद यूज करे हैं, जैसे फॉर्मूला टूल यूज करे, टेक्स्ट इनपुट टूल यूज करे, रिकॉर्ड आईडी, फिल्टर, सेलेक्ट, राइट, समराइज टूल भी यूज करा हमने। सो ऑल्ट्रिक्स में आपका जो काम होता है ज्यादातर, इट इज बेस्ड ऑन दीज बेसिक टूल्स ओनली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनको अलग अलग तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं टू क्रिएट वर्कफ्लोज। एंड अगर कोई ऐसी यूटिलिटी होती है जो हमें बार बार यूज करनी है, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझको डेंस फैन बार बार निकालना है, तो हम ऑल्ट्रिक्स में इसका एक पाइपलाइन बना लेंगे कि डेंस फैन कैसे निकालना है। पर मुझे डेंस फैन को बार बार यूज करना है, व्हाट आई कैन डू इज इसको एक टूल बना सकते हैं, खुद का टूल, मतलब खुद का यूजर डिफाइंड कस्टम टूल, ताकि मुझे बार बार ये पूरा वर्कफ्लो ना बनाना पड़े डेंस फैन के लिए। आई कैन सिंपली यूज इट एज अ टूल ऑन माई डेटा सेट। ठीक है, सो दीज आर मैक्रोस, इनको हम और भी डिटेल में देखेंगे आगे जाकर। एंड जस्ट वन मोर थिंग, इसके बाद डेफिनेटली वी आर डन। सो आपकी प्रेपरेशन कैटेगरी में देयर इज अनदर टूल कॉल्ड डेटा क्लेंजिंग टूल। इस पे राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आएगा ओपन मैक्रो का, क्लिक ऑन दैट। सो डेटा क्लेंजिंग का जो टूल है, इट इज एक्चुअली अ मैक्रो, एंड इस मैक्रो के अंदर खुद बहुत सारे और भी मैक्रोज हैं, एंड you'll see कि this is definitely bigger than your select records वाला macro. So आपके जो macros हैं, they can be as simple as a small ये क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो आपका select records tool है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। सो जैसे sort tool, अगर sort tool में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि that's not a macro, that's a basic tool, but select records is actually a macro. तो एक यूटिलिटी है कि हमें एक रेंज के हिसाब से, हाँ, ये इसके अंदर का काम कैसे हो रहा है बेसिकली। लाइकवाइज आपका डेटा क्लेंजिंग टूल है, ये आपका बता रहे हैं कि एक्चुअली में जब आप डेटा क्लेंजिंग टूल कॉल करते हो, यूज करते हो अपने वर्कफ्लो में, तो आप एक्चुअली में क्या यूज करते हो। सो यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस एंटायर वर्कफ्लो। सो इसलिए जनरली क्योंकि डेटा क्लेंजिंग टूल इतना हैवी होता है, वी डोंट यूज इट, और इट इज आई हैव नेवर यूज्ड इट, एंड आई रिकमेंड पीपल नॉट यूज इट। पर इसमें आप नोटिस करोगे काफी सारी चीजें
फीचर्स हैं जो आप बहुत यूजफुल लगेंगे दिखने में. So जैसे you have all of these options, right? So we'll try to implement a lot of these options ourselves आगे की classes में, ताकि हमें data cleansing tool use करना ही ना पड़े. Cool. So let's wrap up with that. ये मैं chat में share कर देता हूँ. सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी. मैं स्क्रीन शेयर करूँ एक बार? Yes, go ahead. तो जैसे मैंने ये बनाया है और ये मेरा ना ऐसा अजीब सा बन गया कि मेरे को ही नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से क्या लिंक हो रखा है। तो इसका कोई तरीका है कि ये एकदम सॉर्टेड सा बन जाए? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जैसे अभी दिस इज माय मेन डेटा एंड हियर आई हैव अप्लाइड दिस वन फॉर्मूला बार. लेट्स सपोज आई डोंट वांट टू अप्लाई फॉर्मूला बार हियर, फर्स्ट आई वांट टू अप्लाई समराइज हियर. तो एज सून एज आई विल डिलीट दिस फ्रॉम बिटवीन, तो प्रोबेबली जो भी मेरे फॉर्मूलाज है वो भी डिलीट हो जाएंगे ना? Yes. अगर आप टूल डिलीट करोगे तो फॉर्मूला भी डिलीट हो जाएगा. ओके, तो ऐसा कुछ तरीका है कि मैं यहीं से ऐसा चेंज कर दूं कि मेरा समराइज यहाँ पे आ जाए और देन दिस फॉर्मूला बार विल कम इन प्लेस ऑफ समराइजेशन? सो आप जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में लाइन है, सो आपको ये करना है राइट कि समराइज टूल इनपुट डेटा और फॉर्मूला टूल के बीच में आ जाए. हाँ. सो आप समराइज टूल और फॉर्मूला टूल के बीच में जो लाइन है वो डिलीट कर दो, एंड देन समराइज टूल को ड्रैग करो ऑन द लाइन बिटवीन इनपुट डेटा टूल एंड या, सो ये खुद ही इन दोनों के बीच में अटैच होगा. हाँ. ओके. ओके सर, थैंक यू.